जमीन की खुदाई करते हुए हड्डियां मिलती हैं। सिपह सालार से गुलाम और गुलाम से ग्लैडिएटर। क्या वाकई में शेर से लड़ा जा सकता है? शेर का जबड़ा चीरा जा सकता है? किस्सा, कहानी या हकीकत, या फिर एक सुपर हीरो का तस्वुर क्या बनता है? साल 2006 की बात है। यार्क के इलाके में खुदाई का काम जारी था। इस खुदाई के काम के दौरान यकदम उन्हें बहुत सारी हड्डियां मिलना शुरू होती हैं। ये हड्डियां किसकी हैं? हड्डियां इंसान के साइज से बड़ी हड्डियां थी। जब उन हड्डियों को हटाया गया तो नीचे से और इंसानों की हड्डियां मिली, लेकिन ये एक इंसान की हड्डी नहीं बल्कि 3 इंसानों की हड्डियां थी। आखिर 20 साल के बाद साल 2024 में ये मामला कैसे हल होता है? आज की कहानी और आज की सोच की दुनिया यही है। अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले और उस शख्स की सारी तफसीलात और इन हड्डियों के बारे में सारी मालूमात से आगाही से पहले मैं आपको लेके चलूंगा एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरफ। और वो फिल्म का नाम था, यानी कि उस मूवी का नाम था ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर पार्ट 1 आपने देखी और उसके बाद पार्ट 2 रिलीज होती है। इस ग्लैडिएटर पार्ट 2 की कहानी सिर्फ ये बताई जाती है कि एक सिपहसालार किस तरीके से महलाती साजिशों का शिकार होकर गुलाम बना दिया जाता है और फिर उस गुलाम को किस तरीके से शेरों के सामने रखकर लड़ने के लिए भेजा जाता है, और जो शख्स उस शेर से लड़ता है उसे ही ग्लैडिएटर कहा जाता है। और इस फिल्म की ब्लॉकबस्टर कामयाबी हुई, यानी ग्लैडिएटर पार्ट 2। लोगों में यह बहस शुरू हो चुकी कि क्या वाकई में यह हकीकत पर मबनी है और क्या बिल्कुल ये सच पर मबनी कहानी है कि जिसमें एक शख्स सिपहसालार, उसके बाद उसे गुलाम बनाया जाता है और उसके बाद उसे ग्लैडिएटर के तौर पर रखा जाता है जहां पर वो शेरों के जबड़े चीर देता है। तो पहली बात, क्या ये दुरुस्त है? और जो कहानी के इब्तिदा में मैंने आपसे कही, क्या वो बात सच है या नहीं है? आज पूरी तफसील के साथ इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने चाह रहा हूँ। आपकी दिलचस्पी का अंसर मुझे इसमें लाजमी चाहिए, और साथ साथ आपसे मुझे एक छोटी सी दरख्वास्त भी करनी है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, और आज तक सदियों से चलती हुई इस रिवायत के मुताबिक हमेशा हर जगह, हर मुमलिकत, हर रियासत की एक फ़ौज होती है, और उस फौज को जो शख्स कमांड करता है उसे ही सिपहसालार कहा जाता है। तारीख इस बात से भरी पड़ी हुई है कि उस सिपहसालार का उस बादशाह के साथ मुखलिस होना और वफादार होना ज़रूरी होता है। जब कभी भी सिपहसालार ने गद्दारी की, या जब कभी भी ये शुबा भी अगर हुआ कि सिपहसालार बादशाह के साथ मुखलिस नहीं है, तो उसका सर उसी वक्त कलम कर दिया गया या फिर उसे सख्त से सख्त सजा दी गई। ग्लैडिएटर पार्ट 2 के अंदर भी कुछ कहानी इसी तरीके से है, और उसमें होता यह है कि एक शख्स जो कि बादशाह सिपहसालार होता है, बादशाह के मरने के बाद जब उसका बेटा आता है तो फिर उसका बेटा उसे पसंद नहीं करता, उसे मरने के लिए छोड़ता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है और वो बच जाता है। तो ये बात तो दुरुस्त हुई कि सिपहसालार यकीनन होता है। अब फिल्मों के अंदर एक सुपर हीरो की बजाय एक ऐसे शख्स को पेश करने की कोशिशें की जाती है पूरी दुनिया के अंदर जिसकी हकीकत में मुमकिनात हो, और ऐसा शख्स हो कि जो हकीकत में पॉसिबल हो, जो सुपर हीरो ना लग रहा हो, ले सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट ना हो, लेकिन वो आम जिंदगी के अंदर सुपर हीरो की तरह ही हो। और एक सिपहसालार को हमेशा, अगर आप तारीख उठा के देखिए तो हमेशा इसी तरीके से पेश किया जाता है कि जैसे सिपहसालार एक हकीकी ऐसा किरदार होता है जिसमें यह खास बात होती है कि वो दुश्मनों को न सिर्फ जवाब देता है बल्कि उसकी जंगी सलाहियतें और मैदान में लड़ने की काबिलियत भी सबसे आला होती है, और वो सबसे बेबाक, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा
ज़हीन भी तस्वुर किया जाता है। तो ये सिपहसालार का तस्वुर तो था ही, और अगर तारीख के औराक उठा के देखिए, मजहबी किताबों का एक एक वर्क उठा के देखिए, और आप 5000 साल पुरानी तारीख पर अगर चले जाएं तो उस वक्त से आपको गुलाम का तस्वुर वाज़ेह तौर पर मिलेगा, और गुलाम यकीनी तौर पर हुआ करते थे। तो जब ग्लेडिएटर 2 में ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ये शख्स एक सिपहसालार इसकी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से निकलता है, लेकिन ये गुलाम के तौर पर आ जाता है। मगर यह भी आपको तारीख में मिलेगा कि वहां पर मंडियों के अंदर गुलामों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी रहता था। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कामों के लिए गुलामों को खरीदा करते थे। जिस तरीके से आज के दौर में रिमोट, और जिस तरीके से आज के दौर में AI के ज़रिए रोबोट की तश्कील की जाती है, और वो रोबोट आपके साथ आपकी तरह का मखसूस एक काम कर सकते हैं, तो इसी तरीके से एक ज़माने में इंसानों को भी गुलामों की तरह इसी तरह पेश किया जाता था कि ये शख्स की हैयत, इस शख्स की नेचर, इसकी जिस्मानी साख्त किस तरह की है, उसकी तरीके से उसको मालिक ख़रीदता था। जब यहाँ पर ग्लेडिएटर 2 के अंदर भी मामला यही होता है, उस शख्स को ख़रीदा जाता है, उसकी जिस्म को देखते हुए एक ऐसा शख्स उसे ख़रीदता है कि जो कि ये मुख्तलिफ जंगों में उसे डालता है, और फिर वो वक्त आता है कि रोम के अंदर बाकायदा ग्लेडिएटर की लड़ाई शेरों के साथ होती है। ये कहानी थी और है, लेकिन जिस वाक़े का मैंने इब्तदा में जिक्र किया उससे इसका क्या ताल्लुक बनता है, ये बात देखने की है। ये बात फिल्म की तरफ तक तो दुरुस्त लगती है कि रोम का एक कल्चर हमेशा दिखाया जाता है, जहाँ पर अक्सर हमें अफलातून की कहानी सुनाई जाती है, जहाँ हमें सुकरात के किस्से सुनाए जाते हैं, जहाँ हमें सिकंदर आज़म की बात बताई जाती है। वहीं पर यह भी एक कहानी तस्वुर में दी जाती है कि वहाँ पर ऐसे ग्राउंड्स मौजूद थे कि जहाँ पर ये बात कही जाती है कि यहाँ ओलंपिक्स भी होते थे। वहाँ पर मैदान के लिए ऐसी जगहें, मैदान में ऐसी जगहें भी मौजूद थी कि जहाँ पर बाकायदा शेरों के साथ लड़ाई को न सिर्फ इंजॉय किया जाता था, बल्कि ज़िंदगी और मौत के खेल को जारी भी रखा जाता था। तो ये तस्वुर भी हकीकत में मौजूद है। अब जब ये लाश, जब ये यार्क के इलाके के अंदर खुदाई की जा रही थी तो ऊपर से कुछ हड्डियां मिली। ये इंसानी हड्डियों जैसी नहीं थी, लेकिन इसके साथ डायनासोर्स की तरह भी नहीं थी। सन 2004 में जब उन हड्डियों को देखा गया तो मालूम ये हुआ कि ये एक तरतीब के साथ रखी गई है, और उसके नीचे, उस खड्डे के नीचे 3 लाशें मौजूद हैं, और उसको ढांपने के लिए जिस तरीके से हमारे यहाँ पर कबर के ऊपर स्लेव्स लगाई जाती हैं, इसी तरीके से उसे ढांपने के लिए ऊपर तरतीब के साथ घोड़े की हड्डियां रखी गई थी, ताकि उसे महफूज इस तरीके से रखा जा सके। तो जो ऊपर हड्डियां मिली थी वो घोड़े की, लेकिन 3 और लाशें मौजूद थी। जब उन 3 को निकाला गया तो उसमें एक बड़ी हैरतअंगेज बात देखी गई, और वो बात ये थी कि उन तीनों के जिस्म पर निशानात थे और उनकी हड्डियों पर जख्म थे। आमतौर पर हड्डियां टूटी हुई या इस तरह से जख्मी नजर आ रही थी कि जैसे इसे मारा गया हो, लेकिन पीठ, पसली, हाथ, पांव, इन सब की हड्डियां जो थीं उसमें खास तरह के जख्म थे। साइंसदानों के ने कहा ये जख्म किस वजह से लगे, और इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि क्या ये वाकई में मुमकिन हुआ है या नहीं हुआ है। इतने मजबूत औजार या इतने मजबूत हथियार से क्या इन पर हमला किया गया है? तो जब उस जख्मों को गौर से देखा गया तो यूं लगा कि जैसे ये किसी चीज़ के मारने के निशानात नहीं है, बल्कि किसी चीज़ के दबोचने के निशान है, जैसे किसी चीज़ ने, किसी ऐसी चीज़ ने दबोचा हो। और उस वक्त दबोचने के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ शेर का मुंह ही कहलाता है कि जिसे दबोचा जा सकता है। उस वक्त तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई मशीन्स नहीं बनी थी। साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचते हैं और अब उसकी तहकीकात शुरू करते हैं और उन जख्मों के साइजेस का अंदाज़ा लगाते हैं। उसके बाद 20 साल तक इस बात का इंतज़ार किया जाता है और लंदन के ज़ूलॉजिकल पार्ट और दीगर ज़ूलॉजिकल पार्ट से उन लोगों का डेटा जमा किया जाता है कि जिन्हें शेर ने या तो दबोचा होता है या शेर ने उन्हें पंजा मारा होता है। जब उन जख्मों का मुआवजा, उनकी हड्डियों से इसका मुआवजा, इससे कंपैरिजन, एक स्टडी की जाती है, तो ये बात मालूम होती है कि वाकई में इस शख्स को, ये जो 3 लोग थे उसमें से एक शख्स के जिस्म ने बिल्कुल वही पंजों और शेर के दांतों के, जबड़े के दबोचने के निशानात मौजूद थे जो मुख्तलिफ ज़ूलॉजिकल पार्क से साइंसदानों ने हासिल किए थे। तो यहाँ पर एक तस्दीक होती है और वो तस्दीक इस बात की होती है कि हाँ बिल्कुल इसे शेर नहीं दबोचा था। तो
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हो सकता है कि कहीं और शेर ने दबोचा हो और फिर यहाँ पर कहीं किसी जंगल में इस पर हमला किया हो और उसके बाद इसे यहाँ लाया गया हो। तो सबसे दूसरी बात जो साइंसदान इनकी हड्डियों से और इससे साख से अंदाज़ा लगाते हैं वो इस बात पे लगाते हैं कि नहीं जी, इसकी मौत के जैसे ही हुई है, निशानात ऐन उसी वक्त के मौजूद हैं। इसका मतलब यह है, और इसकी तदफीन जो की गई है, वो जो इसको दफनाया गया है वो भी उसी दौरान गया है और इसे इसके जिस्म पर, इसकी हड्डियों पर घसीटने के निशान हैं कि जब कोई शेर किसी को दबोच कर घसीटता है तो उसकी हड्डियों में और कूलों में, कमर पे इस तरह के निशानात मौजूद हैं। अब दो बातें बड़ी थी, यार्क के इस इलाके में आज़ादाना शेर नहीं घूमते और ये मौत के फौरी बाद तदफीन का अमल है। इसका मतलब ये वाज़ेह था कि यार्क के यहीं पर कुछ ऐसे ग्लेडिएटर्स जो शेरों से लड़ाई करते हैं उसके ग्राउंड्स या उसके खेल के मैदान मौजूद थे जहां पर यह वाक़या रोनुमा हुआ। तो साइंसदानों को इस एक लाश के 20 साल की तहकीक के बाद ये बात नज़र आई कि इस शख्स की मौत शेर से लड़ाई की सूरत पे हुई है और उस लड़ाई की सूरत में इसने क्या खुद लड़ा है। अब ये सवाल यहाँ से उठता है, जब उसके जिस्म की साख को जिस तरीके से मैंने आपको इब्तदा में बताया कि ग्लेडिएटर में ये बात देखी गई थी कि किस शख्स की जिसामत क्या है और कौन शख्स क्या काम कर सकता है, इसी तरीके से उसके आका, उसके मालिक उसे खरीदा करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से इस शख्स की जिसामत से ये बात वाज़ेह थी कि इसकी हड्डियाँ मजबूत थी और ये बाकायदा सिर्फ और सिर्फ उसी से लड़ाई के लिए तैयार किया गया था और इसकी मौत भी उसी लड़ाई के दौरान हुई है। सोचिए कि 20 साल के बाद एक लाश का मामला, इतनी बड़ी तहकीक के बाद और इतने सारे लोगों का इंतज़ार करने के बाद कि शेर किसे दबोचता है, किसे पंजा मारता है, उसके जिस्म की साख्त के मुआवजे के बाद साइंसदान अब इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि रोम के ज़माने में जो वाक़यात रोनुमा होते थे उसमें से एक ग्लेडिएटर का भी मामला था और ग्लेडिएटर के लिए बाकायदा एक मैदान सजाया जाता था और उसमें ये जंग भी होती थी। तो क्या ग्लेडिएटर की फिल्म पूरी असलियत पर मबनी है और ये कहानी बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से हुआ था? अब सवाल यहाँ से उठता है। सवाल ये कि ग्लेडिएटर की कहानी एक अफसानवी कहानी है जिसमें ड्रामे और का उनसर हावी किया गया है। दर हकीकत इस तरह के पूरे वाक़े की कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस तरह की वाक़यात को कहीं ना कहीं हल्के फुल्के अंदाज में कोट ज़रूर किया गया है। ये लड़ाई होती थी, इसका अब एक फ़िज़िकल साइंटिफिक सबूत भी दस्तयाब है फिल्मों के अंदर। अब ये किया जाता है कि सुपर हीरो की बजाय ऐसे हकीकी हीरोज़ को तलाश कर कर उसकी फिल्म को ड्रामाटाइज कर कर इस तरीके से बयान किया जाता है कि कहानी इसी तरीके से हुई थी। लेकिन हकीकत में क्या एक ग्लेडिएटर, जिस तरह ग्लेडिएटर पार्ट 2 फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो कई शेरों से एक साथ मुकाबला करता है, उसके पैरों में जंजीर भी बंधी हुई होती है, क्या ये मुमकिनात में से है? तो अभी तक इसकी कोई हकायक सामने नहीं आ सके। आज की कहानी का मेन नतीजा जो सोचने का अंसर ये है कि एक ज़माने में वहशत का ये अंसर था, एक ज़माने में ये अंसर था कि इंसानों को शेरों के साथ लड़ा कर न सिर्फ तफरी का अंसर पाया जाता था बल्कि इंसान की जान से खेलना भी कोई मायने नहीं रखता था। ये उस ज़माने की वहशत तस्वुर कर लीजिए या उस ज़माने का इंसान का जंगलीपन तस्वुर कर लीजिए, या फिर आप इसे ये समझ लीजिए कि अब इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है और इंसान की सोच का इर्तका इस हद तक पहुँच चुका है कि अब वो किसी की मौत को तफरी का बाइस नहीं समझता है। लेकिन एक वक्त तारीख के अंदर ऐसा ज़रूर गुजरा है कि जब इंसान की मौत को भी एक तमाशा समझा जाता था। यह है तारीख और यह है सोचने का अमल कि क्या अब इंसान की तारीख मज़ीद इर्तका करेगी या नहीं करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।